नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाड़नो। डिस्टेंस एजुकेशन जो कि जैन विश्व भारती संस्थान के अंतर्गत संचालित है, उसमें एमए प्रीवियस एजुकेशन का चतुर्थ प्रश्न पत्र मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, इसकी फर्स्ट यूनिट है रिसर्च। इसका सबसे पहले मैं अर्थ बताना चाहूँगी। मीनिंग ऑफ रिसर्च अर्थात रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, रिसर्च और इन्वेशन। रिसर्च का अर्थ है यहाँ पर शोध और इन्वेशन का अर्थ है गवेषणा। शोध शब्द से एक प्रकार की शुद्धि या संशोधन का बोध होता है। प्रदत्तों के विश्लेषण, सारणीयन और स्पष्टीकरण के लिए शोध शब्द का प्रयोग तो कर सकते हैं, किंतु इस माध्यम से व्यापक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें यह संभव नहीं है। गवेषणा शब्द जो कि इसके अर्थ के दो शब्दों में आया था, एक शोध और एक गवेषणा। गवेषणा शब्द में प्रारंभ में व्यक्ति वनों व पर्वतों की कंदराओं में रहता था और उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गौपालन उसका प्रमुख कार्य था, क्योंकि गाय के दूध से ही वह अपना और परिवार का पेट भरता था। गायों को लेकर वह प्रतिदिन जंगल जाता था और संध्या के समय उनको लेकर घर लौटता था। कभी कभी गायें जंगल में दूर चली जाती थी और उन्हें वापस लाने के लिए व्यापक खोज की जाती थी। यह क्रिया प्राचीन साहित्य में गवेषणा नाम से पुकारी गई। वर्तमान संदर्भ में हम गवेषणा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, पदार्थ या नवीन तथ्य की खोज के लिए तो कर सकते हैं, किंतु विचारों के क्षेत्र में नई भावनाएं, नई कल्पनाएं एवं सामान्यीकरण की नई प्रक्रियाएं गवेषणा शब्द से ठीक प्रकार से प्रकट नहीं हो पाती हैं। इस कारण अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिसका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है, किंतु हर प्रश्न का उत्तर मनुष्य के प्रयासों पर निर्भर करता है। जैसे कुछ वर्ष पहले जब तक मनुष्य चंद्रमा पर नहीं पहुंचा था, वास्तव में उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वास्तव में चंद्रमा क्या है। यह एक समस्या थी जिसका कोई समाधान नहीं था। मनुष्य को चंद्रमा के संबंध में मात्र अवधारणाएं थी, शुद्ध ज्ञान नहीं था, परंतु अपने प्रयास से चंद्रमा पर पहुंचा, वहां की मिट्टी लेकर आया तथा उसके विश्लेषण से ज्ञात हो सका कि चंद्रमा क्या है। इस प्रकार शोध कार्यों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है और न ही मनुष्य की जानकारी में है। रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च अर्थात बार बार, और सर्च का अर्थ है यहाँ पर खोजना, अर्थात मनुष्य का अर्थ खोज की पुनरावृत्ति अथवा एक अन्वेषण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालना, नए सिद्धांतों की खोज करना और उन प्रदत्तों का स्पष्टीकरण करना अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत है। अनुसंधान की परिभाषा है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। मैकग्रेथ के अनुसार, मैकग्रेथ और वाटसन के अनुसार, research is process which has utility to the extent that activity which is capable of adding knowledge, of stimulating progress and helping society and men relate more efficiently and efficiently to the problems that society and men perpetuated and create। हिंदी में अपन इसको इस प्रकार कहेंगे, अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। एक दूसरी डेफिनेशन है रेडमैन एंड मोरी के अनुसार, रिसर्च इज ए सिस्टेमेटिज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है।
अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है, अतः अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियंत्रित, निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, गहन तथा आनुभविक अध्ययन होता है। अनुसंधान अत्यंत उद्देश्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण तथा विवेकपूर्ण होता है। अनुसंधान में समस्या से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करना होता है, जिनसे आनुभविक तथा मात्रात्मक अध्ययन में सुविधा होती है। अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। अनुसंधान में गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें विवेक और समझदारी से काम लिया जाता है। अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीय पद्धति से किया जाता है। इसलिए अनुसंधान का स्वरूप कुशल, विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ होता है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान में क्रमबद्धता, निरंतरता तथा एकता रहती है तथा यह ज्ञान वैध तथा विश्वसनीय होता है। अनुसंधान द्वारा निष्कर्षों को नियमबद्ध रूप से एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि उस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले अनुसंधानों में उनका संदर्भ सहज रूप से उपलब्ध हो सके। अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। समस्या के संदर्भ में तथ्यों की खोज की जाती है। अनुसंधान के निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं और लास्ट अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाणों द्वारा की जाती है। अगला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव। अर्थात फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव तथ्यात्मक उद्देश्य, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ सत्यात्मक, प्रैक्टिकल यूटिलिटी व्यवहारिक। इसको अपन देखते हैं। तथ्यात्मक उद्देश्य कौन से होते हैं? ऐतिहासिक अनुसंधानों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। इनके आधार पर वर्तमान घटनाओं को समझने में सुविधा मिलती है। इन उद्देश्यों की प्रकृति वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव होती है, क्योंकि तथ्यों की खोज करके उनका अथवा घटनाओं का वर्णन किया जाता है। दूसरा उद्देश्य था सैद्धांतिक अर्थात थ्योरेटिकल। वैज्ञानिक विधि द्वारा नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्रकृति व्याख्यात्मक होती है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव था सत्यात्मक। दार्शनिक अनुसंधानों द्वारा नवीन सत्यों की स्थापना की जाती है। इन उद्देश्यों की प्रकृति दार्शनिक होती है। इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है। चौथा उद्देश्य है अपना व्यवहारिक। अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान अत्यधिक लोकप्रिय है। शिक्षा अनुसंधान का अर्थ। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों के व्यवहार में विकास एवं परिवर्तन करना है। अनुसंधान तथा शिक्षण क्रियाओं द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण की समस्याओं तथा बालकों के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। शिक्षा अनुसंधान से मौलिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है तथा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप नवीन ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है। शैक्षिक अनुसंधान अन्य सामाजिक विषयों के अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि अन्य सामाजिक विषयों के अनुसंधानों में नवीन ज्ञान की वृद्धि को ही महत्व दिया जाता है, जबकि शैक्षिक अनुसंधानों में नवीन ज्ञान की वृद्धि के साथ उसकी उपयोगिता भी होनी आवश्यक है। यदि व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है तो उसे शिक्षा अनुसंधान नहीं कहा जा सकता। शिक्षा अनुसंधान के कुछ मानदंड है जो इस प्रकार है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथ्यों की खोज, नवीन सिद्धांतों तथा सत्यों का प्रतिपादन करना अर्थात नवीन ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा, नवीन ज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए, जिससे शिक्षण अभ्यास में सुधार तथा विकास करके शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। अगला, शिक्षा अनुसंधान की समस्या क्षेत्र शिक्षण या बालक विकास होना चाहिए। अगला, शिक्षा अनुसंधान की समस्या का स्वरूप
इस प्रकार हो जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके, तभी उसकी उपयोगिता हो सकती है। इसके बाद अपन देखते हैं लेवल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान के स्तर। पहला है डाटा कलेक्शन, दूसरा है इंटरनल वैलिडिटी, तीसरा है एक्सटर्नल वैलिडिटी, चौथा है थ्योरेटिकल रिसर्च। डाटा कलेक्शन अर्थात प्रदत्तों का संकलन, यह सबसे निम्न स्तर का अनुसंधान माना जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। क्या होता है, क्या समस्या है, क्या यही करना चाहते हैं, क्या यही होना चाहिए तथा कैसे करना आदि, यह शोध का उत्तर अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसका मापन भली प्रकार किया जाता है। अन्य स्तरों के निष्कर्ष इसी स्तर के शोध कार्य पर आधारित होते हैं। इन शोध कार्यों से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार तथा परिवर्तन किया जाता है और उसके प्रभाव का मापन भी किया जाता है कि सुधार में क्या होना चाहिए। अगला है दूसरा आपका लेवल है इंटरनल वैलिडिटी अर्थात आंतरिक वैधता। इस स्तर के शोध कार्यों द्वारा निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। जो हो रहा है उसका क्या कारण है, क्या इसका कारण मैं हूं, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। प्रथम स्तर के शोध कार्यों द्वारा अनुसंधानकर्ता यह जानना चाहता है कि वह क्या चाहता है, उसे वह जानता है और अपना समय नष्ट नहीं करता है। द्वितीय स्तर के शोध कार्यों द्वारा कारण जानने का प्रयास किया जाता है कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। शोधकर्ता को कारण जानने के लिए अधिक समय, धन और शक्ति का व्यय करना होता है। इस स्तर के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला लेवल है एक्सटर्नल वैलिडिटी अर्थात बाह्य वैधता। इस प्रकार के शोध कार्यों से निम्न प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। क्या यही क्रिया में भिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत होगी? शोध के निष्कर्षों का कहां तक सामान्यीकरण किया जा सकता है? द्वितीय स्तर के शोध कार्य शिक्षकों द्वारा ही किए जाते हैं। तृतीय स्तर के शोध कार्यों का महत्व तब अधिक होता है जबकि हम अन्य शोधकर्ताओं के निष्कर्षों का प्रयोग अपनी परिस्थितियों में करना चाहते हैं। इस प्रकार के शोध कार्यों से सामान्यीकरणों का प्रतिपादन किया जाता है। साधारणतः सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा लेवल है अपना सैद्धांतिक अनुसंधान। सैद्धांतिक अनुसंधान द्वारा निम्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जो हो रहा है उसमें कौन कौन से सिद्धांत निहित है। इस प्रकार के शोध कार्य वैज्ञानिक होते हैं जिनमें नवीन सिद्धांतों तथा नियमों की खोज की जाती है। जैसे यदि निरंतर पुनर्वलन दिया जाए तब नवीन व्यवहारों को बालक शीघ्रता से सीख लेते हैं। इस स्तर के शोध कार्यों से उत्तम प्रकार के अनुसंधान ही नहीं किए जाते हैं, अपितु उत्तम प्रकार के चिंतक भी तैयार किए जाते हैं। उपर्युक्त सभी स्तरों की जानकारी से विविध प्रकार की समस्याओं के अध्ययन में सहायता मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब योगदान की दृष्टि से दो प्रकारों में बांटा है, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च को भी तीन भागों में बांटा है, एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल और दूसरा है एक्टिव रिसर्च। कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अर्थात योगदान की दृष्टि से दो प्रकार है, मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान इन शोध कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन तथ्यों की खोज, नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन होता है। मौलिक अनुसंधानों से ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल अर्थात प्रयोगात्मक शोध। इनसे नवीन सिद्धांतों तथा नियमों का प्रतिपालन किया जाता है। सर्वेक्षण शोध भी इसी प्रकार का योगदान करते हैं। दूसरा है हिस्टोरिकल अर्थात ऐतिहासिक शोध। इनसे नवीन तथ्यों की खोज की जाती है जिनमें अतीत का अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है।
तीसरा है फिलोसॉफिकल अर्थात दार्शनिक शोध। इनसे नवीन सत्यों एवं मूल्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। शिक्षा का सैद्धांतिक दार्शनिक अनुसंधानों से विकसित किया जा सकता है। दूसरा प्रकार है एक्टिव रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान। इस प्रकार के शोध कार्यों से स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है। इनसे ज्ञान वृद्धि नहीं की जाती है। इन्हें प्रयोगात्मक आयाम अनुसंधान भी कहते हैं। रिसर्च अप्रोचेज अर्थात शोध आयाम की दृष्टि से। शोध आयाम की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शनल अर्थात अनुदैर्ध्य आयाम। पहला आयाम है अनुदैर्ध्य आयाम। यह शब्द वनस्पति विज्ञान से लिया गया है। जब किसी पौधे का अध्ययन बीज बोने से लेकर फल आने तक किया जाता है, तब उसे अनुदैर्ध्य आयाम कहा जाता है। ऐतिहासिक इकाई तथा उत्पत्ति संबंधी अनुसंधान विधियों में इसी आयाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें समय प्रमुख घटक होता है। द्वितीय क्रॉस सेक्शनल अर्थात अनुप्रस्थ आयाम। यह शब्द भी वनस्पति विज्ञान का है। जब किसी पौधे के तने, पत्ती या जड़ तथा अन्य किसी अंग के स्वरूप का अध्ययन करना होता है, जब किसी पौधे के उस अंग का कटाव करके अध्ययन कर लिया जाता है, तब उसे अनुप्रस्थ आयाम की संज्ञा दी जाती है। इसमें समय का महत्व नहीं होता है। प्रयोगात्मक तथा सर्वेक्षण विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक शिक्षा के आविर्भाव के कारणों का अध्ययन अनुदैर्ध्य आयाम से किया जाएगा। अध्यापक शिक्षा के नवीन प्रवर्तनों का अध्ययन अनुप्रस्थ आयामों से किया जाएगा। प्रिसिशन इन रिसर्च फाइंडिंग्स अर्थात शोध निष्कर्षों की शुद्धता की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल अर्थात प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों की शुद्धता अधिक होती है, क्योंकि इसमें नियंत्रण, शुद्ध मापन तथा निरीक्षण विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल अर्थात अप्रयोगात्मक अनुसंधान। इसके निष्कर्षों की शुद्धता कम होती है, क्योंकि मापन अधिकांश शुद्ध नहीं होता, निरीक्षण तथा नियंत्रण भी संभव नहीं होता है। शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं। सबल आधार शिक्षा दर्शन। शैक्षिक अनुसंधान का अपना स्वयं का दर्शन होता है। यह वैज्ञानिक कार्यविधि है, जिसके आधार पर संबंधित सिद्धांतों का अन्वेषण एवं विवेचना की जाती है। यदि कहीं अधिक वास्तविक एवं व्यवहारिक बनने की दिशा में हम जीवन के मौलिक सिद्धांतों एवं मूल्यों को ध्यान में रखना भूल गए, तो निश्चित रूप से हमारी शोध प्रक्रिया में वैज्ञानिकता गौण हो जाएगी तथा हम शोध के सबल आधार को खो बैठेंगे। दूसरी विशेषता है एक धैर्य युक्त उत्साहपरक सतत कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला अनुसंधान एक धैर्य युक्त उत्साहपरक सतत प्रक्रिया है। अतः अनुसंधानकर्ता से आशा की जाती है कि वे कार्य प्रक्रिया के संचालन में अनावश्यक शीघ्रता से न करें और धैर्य युक्त संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात ही शोध कार्य की रूपरेखा का निर्माण करें तथा अनुसंधान के सोपानों में क्रमिकता बनाए रखें। तीसरी विशेषता है तर्क सम्मत सामान्यीकरण पर आधारित। सामान्यीकरण की क्रिया वैज्ञानिकता के लिए रहती है, जिस पर आधारित एक एक निश्चित क्रिया विधि होती है तथा संबंधित प्रश्नों का एकत्रीकरण होता है। यही कारण है कि अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष भाव से शोध कार्य संपादित करता है तथा शोध कार्य के निष्कर्षों को ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। अगली विशेषता है निगमनात्मक तर्क विधि आधारित। शिक्षा मानव व्यवहार संबंधित विज्ञान है, जिसकी कार्य विधि एवं प्रदत्तों का वर्णन, व्याख्या एवं विवेचना पर आधारित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान जो ऐतिहासिक एवं दार्शनिक तथ्यों पर आधारित हैं, उनमें व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की जाती है तथा ऐसा अनुसंधान
निगमनात्मक तर्क से युक्त होता है। जैसे यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि संभवतः इस प्रकार के व्यवहार का यह कारण हो सकता है कि ये इसके उदाहरण हैं। अगला, केवल विशेषज्ञों का ही क्षेत्र नहीं, कोई भी शिक्षक, प्रशासक एवं प्राचार्य जिसमें सामान्य समझदारी है, बुद्धि है, जानकारी है तथा पर्याप्त सूक्ष्म शक्ति है, वह शिक्षा संबंधी समस्या पर शोध कार्य किसी न किसी स्तर पर संपादन कर सकता है। अगली विशेषता, केवल यांत्रिक क्रिया मात्र नहीं। शैक्षिक अनुसंधान में केवल यांत्रिक क्रिया जैसा प्रयोग ही नहीं किया जाता, यह इससे आगे का कार्य है, जहां नवीन अनुभव एवं ज्ञान से शोधकर्ता का साक्षात्कार होता है। प्रदत्तों का संकलन, विश्लेषण एवं आलेखन इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि घटना चक्र एवं विषय वस्तु की नवीन साक्ष्यों एवं नवीन ज्ञान के आधार पर व्याख्या की जा सके। लेकिन यह तभी कार्य मौलिकता से छठी विशेषता है, केवल यांत्रिक क्रिया मात्र नहीं। शैक्षिक अनुसंधान में केवल यांत्रिक क्रिया जैसा प्रयोग ही नहीं किया जाता, यह इससे आगे का कार्य है, जहां नवीन अनुभव एवं ज्ञान से शोधकर्ता का साक्षात्कार होता है। प्रदत्तों का संकलन, विश्लेषण एवं आलेखन इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि घटना चक्र एवं विषय वस्तु की नवीन साक्ष्यों एवं नवीन ज्ञान के आधार पर व्याख्या की जा सके। लेकिन यह सभी कार्य मौलिकता से तर्क विचारों से युक्त नवीन प्रक्रिया पर आधारित होता है। वैसे ही सूचनाओं का एकत्रीकरण, सारणीयन एवं परिणाम निरूपण नहीं होता है, अर्थात अचानक की गई दिमागी कसरत शोध कार्य नहीं है। शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता। वर्तमान गतिशील समाज की बदलती घटनाओं के साथ समायोजन बिठाकर चलने के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है। व्यक्तिगत शिक्षक की शिक्षण योग्यता में सुधार से लेकर नए नए विचारों तथा सिद्धांतों के विकास तक के विविध प्रकार के लाभ शैक्षिक अनुसंधान से मिल सकते हैं। अगला, शैक्षिक उद्देश्यों, लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने तथा उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग के लिए भी गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों दृष्टि से शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यक है। अगला पॉइंट, व्यवस्थित शैक्षिक अनुसंधान उपयुक्त शिक्षण तकनीक तथा व्यवस्था का पता लगाकर अपव्यय एवं अवरोधन को रोक सकते हैं। अगला, शिक्षक के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता है। वैज्ञानिक खोज की भावना का विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता है। मनुष्य को नवाचारों के प्रचार के लिए इसकी आवश्यकता है। शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रमों, पुस्तकों, पढ़ाने की विधियों तथा उसके आंकलन में सुधार लाने के लिए इसकी आवश्यकता है। आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिससे शिक्षक की उपयोगिता बढ़ सके, इसके लिए भी शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। शैक्षिक अनुसंधान की सीमाएं। अनुसंधानकर्ता को एमए शिक्षा, एमएड या एमफिल के लिए शोध समस्याओं को लेकर वर्ष या कुछ माह के बीच कार्य संपन्न कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके लिए कहीं कहीं तो छात्र विषय वस्तु में थोड़ा परिवर्तन कर नकल करते हुए देखे जाते हैं। थोड़े समय में शोध की मौलिकता को प्रमाणित करना कठिन हो जाता है। अगली सीमा, अल्प स्तरीय अनुसंधान कार्य डिग्री आधारित। अधिकतर एमएड या एमफिल स्तरीय शोधकर्तागण शोध कार्य करने में गहन प्रशिक्षण, योग्यता एवं क्षमता भी विकसित नहीं कर पाते हैं और उनको शोध के सोपान, कार्य प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। उनका संबंधित विषयगत ज्ञान भी अल्प होता है। कभी कभी तो जब बिना संबंधित साहित्य का अध्ययन किए शोध कार्य रूपरेखा अकस्मात मिल जाया करती है, तो फिर उस ग्राह्य विषय में उसकी बिल्कुल भी गति नहीं हो पाती है। परिणामतः
संबंधित साहित्य के अध्ययन के बिना शोध कार्य के गहन अध्ययन एवं अभ्यास के अभाव में बनाई जाने वाली शोध कार्य रूपरेखा तथा उसका क्रियान्वयन शोधकर्ता की सीमा बन जाती है। अगली, अनुसंधान कार्य प्रक्रिया जनित सीमाएं। अगला, शोध कार्य संचालन, संपादन एवं प्रकाशन में वित्तीय असुविधा, अनुपलब्धि एवं अपर्याप्तता। अगला, समुचित निर्देशन एवं प्रेरणा का अभाव। अनुसंधानकर्ता को शोध कार्य प्रक्रिया के दौरान निरंतर अपने शुभ चिंतकों से संपर्क रखना पड़ता है, जो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले शोध कार्य के दौरान उसे निरंतर प्रेरणा प्रदान करते हैं। लेकिन अधिकतर शोधकर्ताओं को सूचनाओं, प्रदत्तों के प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं विवेचन के दौरान उपयुक्त गहन एवं अनुभवी निर्देशन जब शोध निर्देशकों द्वारा नहीं मिल पाता है तो शोध कार्य में कठिनाई होती है। अगली सीमा, शोध संस्कृति का अभाव। समाज में प्रश्न करने, समालोचना करने वालों को बिना हिचक के मान लेने, शिक्षक के अधिकार में दबे रहने आदि की संस्कृति में छात्र बिना सोचे विचारे तर्क विश्लेषण किए मान लेने को बाध्य होता है। जब बड़ों की, गुरुजनों की बात को बिना प्रश्न किए चुपचाप सही मान ले, शोधकर्ता प्रत्येक समय निर्देशन पर निर्भर रहे तो कार्य कैसे अच्छा होगा। तब छात्र किसी भी ज्ञान के लिए जिज्ञासु नहीं होता। ऐसे वातावरण में शोध कार्य श्रेष्ठ स्तर का नहीं हो सकता। शोध का स्तर तो तभी ऊंचा होगा जब शिक्षा अधिगम में खुलापन हो, वाद विवाद हो, सबको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो।